रंजना की शादी जॉइंट फैमिली में होती है, जहां राज चलता था रंजना की सास का। लेकिन एक दिन चाची सास कहती है, देख रंजना, हम लोग तो तेरी सास के आगे झुक गए, लेकिन आजकल की बहुएं क्या झुकेंगी। तू तो अपनी बात जोर से कहना, कम से कम पता तो चले तेरी सास को कि हम लोगों ने कितना सहा, लेकिन एक शब्द ना बोले। जोर से? क्यों? आराम से भी तो बात कर सकते हैं ना। वैसे चाची जी, अभी तो मैं आई हूँ, पहले समझ तो लूँ घर का काम व्यवहार। समझ लेना। वैसे कल से ना रसोई की जिम्मेदारी तेरी ही होगी। रंजना कमरे में जाती है और माँ को फ़ोन लगाती है। क्या बात है रंजना, इतनी रात को ससुराल में सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, लेकिन एक बात पूछनी थी। वो चाची सास ना मेरी सास की बुराई कर रही थी, बोल रही थी कि मैं अपनी सास से ज़ोर ज़ोर से बात करूं क्योंकि वो सबको दबा कर रखती है। माँ, कल से मेरी रसोई में ड्यूटी भी लगा दी है। देख रंजना, किसी के बोलने पर सास से पंगा ना लेना। हाँ, तेरी चाची सास तो मुझे शक्ल से ही चालू लग रही थी। वैसे उसकी भी तो बहू है, वो क्या काम नहीं करती? अम्मा, कौन क्या है ये तो कल ही पता चलेगा ना। हाँ चल, मैं सोने जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ, कल रसोई में काम भी करना है। रंजना सो जाती है। अगली सुबह जब वो सोकर उठती है तो सामने सास खड़ी होती है। वो हड़बड़ा जाती है। माँ जी, मुझे देर हो गई क्या? माफ़ करिए, मैं नहाकर अभी रसोई में आ रही हूँ। नहीं नहीं रंजना, वो तो मैं चाय लाई थी। आज तुझे खीर बनानी है ना, तो आराम से आ जाना रसोई में, मैं सारी तैयारी कर दूंगी। रंजना सास की बात सुनकर रिलैक्स होकर बैठी ही होती है कि सामने खड़ी हो जाती है चाची सास। आई थी क्या तेरी सास तेरे पास? क्या बोल रही थी? तभी बाहर से आवाज़ आती है, अरे छोटी, क्या बहुओं के कमरे में घुसी रहती है, जरा यहाँ तो आना। देखा कैसे ऑर्डर करती है, जैसे मैं कोई बच्ची हूँ। खैर बहू, तुम ना अपनी सास के चक्कर में मत पड़ना। चाची सास रंजना के कमरे से चली जाती है। रंजना सोच में पड़ जाती है कि उसे अब तक तो सास में कोई कमी नहीं दिखी। फिर अंजना किचन में चाची सास की बहू को देखकर कहती है, अरे सीमा भाभी, आप चाची सास की बहू हैं ना? कल से मुलाकात ही नहीं हुई। अरे वो क्या है ना, मेरी सास को अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी से बात करूं। वैसे आज पहली रसोई है ना तुम्हारी। मेरी सास बता रही थी कि बहुत तेज़ है तुम्हारी सास। वैसे मैंने तो कभी ये महसूस नहीं किया, पर वो मेरी सास कह रही थी कि क्या है? क्या बताओ सीमा बहू। देखो तुम लोगों को मैं साफ साफ बता देती हूँ, मेरा घर तोड़ने की कोशिश भी ना करना, समझे? रंजना बहू, ये हलवा मैंने बना दिया है, बेटा बस तो ऊपर से ड्राई फ्रूट डालकर मिला दे और सबको परोस दे, ठीक है? रंजना रिलैक्स होती है कि कम से कम उसे उतनी मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी। वो अपनी सास की तरफ देखती है और मुस्कुरा देती है। देखा, मैंने कहा था ना, बहुत अच्छी है वो। तभी चाची सास आ जाती है। हाँ, सब अच्छे हैं, पागल तो एक मैं ही हूँ ना जो तुम दोनों के बारे में सोचती हूँ। अरे दीदी ने तो पूरा हलवा इसी से बनवाना था, वो तो मैं सुबह से बोल बोल कर बनवा लिया, लेकिन तुम लोग क्या समझोगी? बढ़िया आई। रंजना को समझ में नहीं आता कि आखिर दोनों देवरानी जेठानी में इतनी समस्या है तो अलग क्यों नहीं हो जाती। जबरदस्ती घर को सर्कस बनाकर रखने की क्या जरूरत है। फिर अगले दिन, बहू, चाची सास के कमरे में जाकर बोल दे कि खाने में आज दाल बनेगी लाल वाली, और सब्जी के लिए पालक काट ले। तू आज थोड़ी नमकीन बना लेना, वो मेहमानों के लिए नमकीन खत्म हो गई है ना, मैं ज़रा बाहर का काम निपटा देती हूँ। रंजना चाची सास के कमरे में जाती है, जहाँ देख सीमा, इन लोगों पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग एक ही हैं, हम पराए हैं। मैंने क्या नहीं किया दीदी के लिए, लेकिन देखो बहू को कैसे बोल रही थी कि मैं पहले समझूंगी।
अरे मैं न जाने कब से समझ रही हूँ, लेकिन बहू का तो नखरा ही अलग है। माँ जी, आप फिर क्यों सबके साथ रह रही हैं? चलिए ना, हम लोग अलग रहते हैं। रंजना अभी चाची सास की बात सुनने ही वाली थी कि फोन बज जाता है। अरे रंजना बहू बोलो बोलो, क्या काम है? वो माँ जी ने कहा है कि दाल और पालक बना ले। चाची मैं जा रही हूँ, माँ ने कोई काम बताया था। रंजना वहाँ से कमरे में आ जाती है और सामने पति को खड़ा पाती है। एक बात तो बताओ, ये चाची सास की दिक्कत क्या है? सामने ये माँ जी की जी हजूरी करती है, पीछे उनकी और मेरी बुराई। तुम ना इन देवरानी जेठानी के चक्कर में मत पड़ो। और हाँ, माँ को ये सब मत बताना, उनको बुरा लगेगा। फिर एक रोज पड़ोसन से चाची सास कहती है, अरे ये मेरी जेठानी पूरे घर को काबू में रखती है। ना बात मानो तो इतना चिल्लाती है, क्या बताऊं। अरे कल तो बवाल ही कर दिया। सब्जी में नमक क्या ज्यादा था, सारी कढ़ाई ही फेंक दी। हैं? अरे बहन, ये तो तुम ही हो जो ऐसे औरत के साथ रह रही हो, मानना पड़ेगा। वैसे पहले भी तुम बात बता चुकी हो उनकी। हम लोगों से भी बात कहाँ करती है, बस राम राम सलाम करती है, कोई घर की बात नहीं। क्या बात करेगी घर की, ये थोड़ी ना बताएगी कि जी मैंने सबको परेशान कर रखा है। अरे बहू भी ना परेशान है उनकी, मेरे पास आकर रोती है कि चाची काश मैं आपकी बहू होती। अरे बेचारी को दहेज के लिए परेशान करती रहती है। रंजना पड़ोसन और चाची सास की बात सुन रही थी, लेकिन सास की बुराई सुनकर वो सामने आकर बोलने ही वाली होती है कि रहने दे रंजना, उसे इसी में खुशी मिलती है तो लेने देना। माँ जी, आपको पता है वो आपके बारे में क्या क्या बोली जा रही हैं? अरे बोलने देना, जो लोग मुझे जानते हैं वो इसकी बात को समझते हैं, जो नहीं जानते उनको मैं कुछ समझा भी दूंगी तो नहीं मानेंगे। पर माँ जी, इतनी प्रॉब्लम है इन्हें आपसे, तो अलग क्यों नहीं हो जाती? देख बहू, वैसे तो मैं ये किसी को नहीं बताना चाहती थी, लेकिन तू मेरी बहू है और आगे तुझे भी ना लोगों के साथ ऐसे ही व्यवहार करना है। सरला ने अपना मकान का हिस्सा बेच दिया था, फिर ये कहीं और चली गई थी, लेकिन पति के साथ झगड़े और कम कमाई के कारण वो मकान भी बिक गया। फिर इसके पास कोई चारा नहीं बचा तो यहाँ आ गई। मेरी सास का लाडला था मेरा देवर, तो हम लोगों को वापस घर में रखना पड़ा। पर माँ जी, आप समझाती क्यों नहीं है? ये तो आपकी बदनामी कर रही है हर जगह। वैसे माँ जी ना, आपको इन लोगों को घर के अंदर दोबारा नहीं लेना चाहिए था। क्यों रखा आपने दोबारा? बेटा, जैसे शरीर का कोई भाग खराब हो जाए तो पूरा शरीर तो नहीं काट सकते ना, वैसे ही कोई एक सदस्य परिवार का गलत हो तो परिवार उसे अलग तो नहीं कर सकता। सीमा, भैया और राजेश अच्छे हैं, वो समझते हैं छोटी की आदत। खैर, तुम भूल जाओ मैंने तुम्हें जो भी बताया, बस ये समझो कि हम एक परिवार है और हमेशा साथ रहेंगे। सास चली जाती है, लेकिन रंजना को बहू का कर्तव्य सिखा जाती है, जो किसी किताब में नहीं लिखा। मुंबई जैसे बड़े शहर में घर का काम करने के लिए कोई अच्छी काम वाली मिलना बहुत बड़ी बात है। हिमांशी को पुष्पा नाम की एक अच्छी काम वाली मिल तो गई थी, लेकिन जितनी तेजी से वो काम करती थी उससे दुगनी उसकी जुबान चलती थी। एक दिन हिमांशी ने पुष्पा से कहा, पुष्पा, राहुल और मैं अपने किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हैं, तुम दोपहर का खाना मत बनाना, रात का खाना बनाकर चली जाना। हाँ दीदी, आप चिंता न करो, मैं अच्छे से सारा काम कर लेगी, आप जाओ अपने रिश्तेदार के घर। हिमांशी और राहुल के जाने के बाद पुष्पा ने नाचना शुरू कर दिया। अच्छा हुआ दीदी और भैया चले गए, अब पूरा दिन एसी चलाऊंगी, अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी। नहीं, लेकिन पहले घर का काम करके फ्री हो जाती है मैं, इसके बाद आराम से एंजॉय करेगी। अब एक दिन के लिए सही, लेकिन वो पूरा घर पुष्पा का था। अब पुष्पा घर की सफाई करने लगी, तभी उसकी नजर हिमांशी की बहुत सुंदर सैंडल पर पड़ी।
बाबा रे, दीदी की चप्पल तो बहुत सुंदर है, मैं पहन कर देखती है, मेरे पैरों में तो ये सैंडल बहुत अच्छी लगेगी। पुष्पा ने वो सैंडल पहन तो ली, लेकिन हाई हील होने की वजह से उससे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। अरे बाबा रे, दीदी कैसी पहनती है इस फर्स्ट फ्लोर को। इस चप्पल को पहनकर और इस पर से कूदकर तो इंसान सुसाइड भी कर सकता है। दे बाबा, हमें अपना काम खत्म कर लेती है जल्दी से। पुष्पा जल्दी से सैंडल रख देती है और दोबारा अपने काम में लग जाती है। काम करने के बाद उसे भूख लगती है। क्या बनाए खाना? एक काम करती हूँ, जैसे दीदी और भैया बाहर से ऑर्डर करते हैं वैसी मैं भी कर लेती हूँ। पुष्पा पास में पड़े मेन्यू कार्ड को उठाती है और उस पर लिखे फोन नंबर को डायल कर देती है और कॉल करके कहती है, हेलो, पिज्जा वाले भैया, एक गर्मा गर्म पिज्जा भिजवा दो। पता है ना किस पते पर भेजना है? मैडम आपको कौन सा पिज्जा चाहिए और एड्रेस हमें नहीं पता, आप प्लीज एक बार बता दीजिए। बाबा रे, जो भी सबसे अच्छा पिज्जा हो वही भेज दो ना भैया। और अकबर रोड पर जो बड़ी सी सफेद बिल्डिंग है ना, उसमें फ्लैट का नंबर है 202। बाबा रे, इतना ही पता है मुझे, अब जल्दी से आ जाओ ना, बहुत तेज भूख लग रही है। अब पुष्पा बेसब्री से पिज्जा का इंतजार करने लगी, लेकिन पिज्जा वाला बहुत देर बाद आया। नहीं बाबा रे, इतनी देर में पिज्जा लाएगा तो मैं भूख से मर नहीं जाती क्या? सॉरी मैडम, वो आपने एड्रेस इतना आसान तरीके से बताया था ना, तो अकबर रोड पर जितनी भी सफेद बिल्डिंग है मैं उन सारी बिल्डिंग में गया और सबसे लास्ट में इस बिल्डिंग में आया, तब कहीं जाकर आपका फ्लैट दिखा। अरे बाबा, आपको पहले इस बिल्डिंग में आना चाहिए था ना। जी मैडम, गलती होगी, आगे से पहले इस बिल्डिंग में आऊंगा। चलो भैया, मिल गई ना आप 2 पिज्जा। गरम गरम है ना, ठंडा तो नहीं कर दिया ना? नहीं मैडम, ठंडा नहीं है, एकदम गर्मा गर्म है। अब पुष्पा बड़े मजे से टीवी और एसी चलाकर पिज्जा खाती है और इसी तरह शाम हो जाती है। पुष्पा खाना बना रही होती है, तभी डोरबेल बजती है। लगता है भैया और दीदी आ गए। अच्छा है, मेरा खाना भी बन गया। पुष्पा दरवाजा खोलती है। राहुल और हिमांशी अंदर आ जाते हैं। राहुल जैसे ही अंदर आता है उसे महसूस होता है कि पूरा घर ठंडा हो रहा है। पुष्पा, यह घर इतना ठंडा क्यों हो रहा है? तुमने एसी चलाया था क्या? रे बाबा, ना भैया ना, मैंने एसी को हाथ भी नहीं लगाया। आज मौसम अच्छा है ना भैया, इसलिए आपको ठंड लग रही है। अच्छा, आपको पता है हिमांशी दीदी, मैंने आपके लिए आज क्या बनाया है? क्या बनाया है जो इतनी खुश हो रही हो? आज मैंने आपके लिए बनाया है कढ़ाई पनीर। अरे वाह पुष्पा। अच्छा सुनो पुष्पा, तुम घर जाओ, रात बहुत हो गई है, सुबह टाइम से आ जाना। अच्छा दीदी, अपन चलती है। इस तरह पुष्पा ने एसी की बात पर कढ़ाई पनीर का पर्दा डाल दिया। पुष्पा के जाने के बाद राहुल कहता है, हिमांशी, तुमने पुष्पा को ज्यादा ही सर पर चढ़ा लिया है। तुम्हें पता है आज सुबह से उसने एसी चला रखा है और बोल रही है कि मौसम अच्छा है। जो मन में आता है करती है, जो मुंह में आता है वो बोल देती है। तुम कोई और काम वाली देख लो ना। चुप रहिए आप, आपको तो घर का कुछ काम करना नहीं पड़ता, इसीलिए पुष्पा को हटाने की सोच रहे हो। पता भी है यहाँ काम वाली कितनी मुश्किल से मिलती है। अगले दिन पुष्पा काम करने घर पर आती है तो वो जैसे ही किचन में जाती है बहुत जोर से चीखती है। उसकी आवाज सुनकर हिमांशी और राहुल कमरे से बाहर आते हैं और देखते हैं कि पुष्पा डरी सहमी एक कोने में खड़ी है। इस तरह उसे खड़ा देख राहुल हैरानी से कहता है, अरे पुष्पा, दुनिया में ऐसी कौन सी ताकत है जिसने तुम्हें इस तरह चुपचाप होने पर मजबूर कर दिया? भैया, इस सिंक के अंदर बर्तनों के नीचे एक छिपकली है। क्या छिपकली? कहाँ है? बचाओ बचाओ। राहुल हिमांशी और पुष्पा के पीछे छुप जाता है। क्या राहुल, तुम तो मुझसे और पुष्पा से भी ज्यादा डर रहे हो। सिंक के अंदर से बर्तन हटाओ ना और उस छिपकली को भगाओ यहाँ से। कौन मैं? कभी नहीं, मुझे छिपकली से डर नहीं लगता, घिन आती है। अरे कितनी गंदी होती है, बिल्कुल छोटे मगरमच्छ की तरह। बाबा रे बाबा, अरे भैया मरे तो के डर रहे लो, अरे भगा दो ना उसे। हमारे गांव में तो छोटे छोटे बच्चे छिपकली की पूंछ पकड़ कर खेलते हैं
और हाँ भैया, इन बर्तनों को हटाओ तो, साबुन लगा लगा कर हटाना, वो क्या है ना, धोने में आसानी होगी ना। राहुल पुष्पा को हैरानी से देखता है तो हिमांशी राहुल को डांटते हुए कहती है, आप इस तरह उसे क्यों देख रहे हो? लगा तो ना बर्तनों पर साबुन, क्या बिगड़ जाएगा आपका? और देखा ना, मैं ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा है। बेचारा राहुल सारे बर्तनों पर साबुन लगाता है और छिपकली को भी भगा देता है। पुष्पा कहती है, लाइए भैया, अब जल्दी से ना मैं बर्तन पानी से धो देती हूँ। ना, जब मैंने बर्तन पर साबुन लगा ही दिया है तो मैं बर्तन धो भी तो सकता हूँ। तुम नाश्ता तैयार कर दो। राहुल बर्तन धो देता है और पुष्पा मन ही मन खुश होकर कहती है, भला उस छिपकली का, उसकी वजह से भैया ने मेरे सारे बर्तन धो दिए। ए छिपकली, तू रोज आना और रोज भैया से मेरा काम कराना। इसी तरह पुष्पा कभी कोई बहाना करके राहुल से घर का काम कराती रहती। जब पुष्पा की सैलरी मिलने का समय आया तो राहुल ने उसे आधी ही सैलरी दी। पुष्पा ने रुपए गिने और राहुल से कहा, रे बाबा, क्या भैया, आप इतनी बड़ी कंपनी में काम करते हैं और आपको रुपए गिनने भी नहीं आते? आपने मुझे आधे रुपए दिए हैं। पुष्पा, मुझे रुपए गिनने आते हैं, मैंने जानबूझकर तुम्हें आधे रुपए दिए हैं। काय को भैया, इस महीने तो मैंने छुट्टी भी नहीं ली है। अरे पुष्पा, तुम्हारा आधा काम तो मैं ही करता हूँ, तो तुम्हारी आधी पगार मेरी हुई ना। अरे क्यों मजाक कर रहे हो, दे दो ना उसकी पूरी पगार। ये लो पुष्पा अपनी पूरी पगार, और ये 1000 रुपए अलग से। रे बाबा भैया, ये 1000 रुपए क्यों दिए? क्योंकि तुमने इन्हें घर का काम करना जो सिखा दिया है, इसलिए। बाबा रे, अपन तो डरिच गेला था। बाबा रे, तुम्हें डराने के लिए सही तो किया था। इस बात पर सभी हंसने लगते हैं। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। राहुल की तबीयत अचानक खराब हो जाती है तो पुष्पा हिमांशु के साथ मिलकर घर संभालती है। वो हिमांशु के साथ राहुल को हॉस्पिटल ले जाने में मदद करती है। कभी कभी रात में वो अपने घर पर भी नहीं जाती। पुष्पा, तुमने मेरी बहुत मदद की, उसके लिए थैंक यू सो मच। ये लो तुम्हारी इस महीने की पगार। रे बाबा, नहीं दीदी, आप मुझे ना अगले महीने पगार देना। अभी भैया की तबीयत ठीक नहीं है ना, और आप भी काम पर नहीं जा रही हो, तो अभी मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती। ये सुनकर हिमांशु की आंख में आंसू आ गए। पुष्पा ने हिमांशु को चुप कराया और बोली, दीदी आप रो मत, भैया जल्दी ठीक हो जाएंगी, फिर मैं भैया से सारा काम कराएगी और पगार भी भैया से लेगी। वो 1000 फालतू देते हैं ना, इस वास्ते। हिमांशी पुष्पा की बात सुनकर हंस पड़ती है। कुछ दिन बाद राहुल ठीक हो जाता है और वो भी पुष्पा को थैंक यू कहता है। एक दिन राहुल पुष्पा के साथ मिलकर घर की सफाई करवा रहा था। वो चेयर पर चढ़कर तस्वीर साफ करने लगा, तभी उसके हाथ से कपड़ा गिर जाता है। पुष्पा, वो कपड़ा उठाकर देना जरा। भैया, मैं पुष्पा काम वाली, मैं झुकेगी नहीं साला। ये सुनकर हिमांशी जोर जोर से हंसने लगी और राहुल पुष्पा से कपड़ा मांगकर शर्मिंदा हो गया। नीचे मुंह कर वो मुस्कुराने लगा। समीर और सुमन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते थे, पर दोनों अपने माँ बाप से कहने से डरते थे। समीर, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, कहीं तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? अरे कैसी बात करती हो पगली, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। समीर, अब कुछ भी हो जाए, मैं अपने घर में हमारे बारे में सब कुछ बताकर रहूंगी। अब मैं तुमसे और छुप छुप कर नहीं मिल सकती। घर पहुंचते ही सुमन माँ से कहती है, माँ, आपसे एक बात कहनी थी। मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। हे भगवान, यह सब बोलते तुझे शर्म नहीं आई? हम लोग यहाँ तेरे लिए रिश्ता ढूंढने में लगे हैं और तू वहाँ ये सब गुल खिला रही है। माँ, मैं शादी करूंगी तो उसी लड़के से, वरना मैं नहीं करूंगी। अब बताएगी भी कि कौन है वो लड़का? वो जो ठाकुर जी है ना, उन्हीं का बेटा समीर है। वो भी मुझे बहुत प्यार करता है। ठाकुर का नाम सुनते ही पुष्पा के मन में जैसे लड्डू फूटने लगे। खुशी का कोई ठिकाना ही ना हो।
अरे पहले बताना था ना, ठाकुर का बेटा है। अरे मैं तेरी शादी उस ठाकुर के बेटे से करा दूंगी, पर देख मेरी एक शर्त है। सच में माँ, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, बोलो ना क्या शर्त है। देख सुमन, वो लोग ठहरे बड़े आदमी, वो अपने इकलौते बेटे की शादी हम गरीब की बेटी से तो कतई नहीं करेंगे। तो तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी, अगर तुम्हें उस घर की बहू बनना है तो। सुमन अपनी माँ की हाँ में हाँ मिला देती है। फिर पुष्पा अपने पति किशनलाल को सब कुछ बता देती है। दोनों में लालच की बू आने लगती है। दोनों ही बहुत लालची होते हैं। पहुंच जाते हैं ठाकुर के घर। बाहर निकलो ठाकुर साहब। ओ ठकराइन, जरा आप भी बाहर आइए, आप तो हम रिश्तेदार हैं। ये क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने, और क्या मतलब है तुम्हारा? कौन रिश्तेदार, कैसा रिश्तेदार? तभी ठाकुर भी वहां आ जाता है। इन्हें अंदर किसने घुसने दिया? कोई निकालो इन्हें यहां से बाहर। अरे जरा ठहरो तो, तुम्हारा बेटा मेरी बेटी से प्यार करता है और मेरी बेटी तुम्हारे बेटे के बच्चे की मां बनने वाली है। अगर आपने हमें इस घर से बाहर निकाला तो हम सबको बता देंगे कि तुम्हारे बेटे ने हमारी बेटी के साथ क्या किया। देखिए, अब आपको हमारी बेटे को अपनाना पड़ेगा। अपने बेटे से उसकी शादी करानी पड़ेगी, नहीं तो हम आपकी दुनिया भर में बदनामी कर देंगे। अरे जरा धीरे बोलो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। हम तुम्हारी बेटी को अपने घर की बहू बना लेंगे। हाँ जी, हम कल ही दोनों की शादी करा देते हैं। ठाकुर साहब, अब आप हमारे समधी बनने जा रहे हो और हम लोग ठहरे गरीब। समझ गए ना हम क्या कहना चाहते हैं? ठकुराइन तिजोरी से नोटों की गड्डी लाती है और पुष्पा के हाथों में रख देती है। ये लो, 1,00,000 रुपए है, ये तुम्हारे लिए। अब जाओ यहाँ से और किसी से कुछ मत कहना। फिर क्या था, पुष्पा और किशनलाल नोट देखकर खुशी से पागल हो गए। अगले दिन समीर और सुमन की शादी करा दी गई। अब सुमन समीर की पत्नी बन चुकी थी। 4 दिन बाद पुष्पा और किशनलाल फिर से ठकुराइन के पास आते हैं। अब आप ठकुराइन नहीं, अब तो आप हमारी समधन हुई, समधन जी। तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो? तुम्हारी बेटी अब इस घर की बहू है और वो यहाँ बिल्कुल ठीक है। वो तो ठीक होगी ही, पर हाथ में बहुत खुजली हो रही थी, इसलिए सोचा कि इस खुजली के बारे में किसी को पता ना चले, तो हम दोनों यहाँ चले आए। अच्छा रुको, ये लो 50,000। अब जाओ यहाँ से, अपना मुंह बंद रखना और दोबारा मत आना यहाँ। समीर, मेरी समझ में अभी तक ये नहीं आया कि हमारे माँ बाप इतनी जल्दी हमारी शादी के लिए मान कैसे गए। अच्छा ही हुआ ना, सब ठीक ठाक से हो गया, वरना मेरे पिताजी को तो तुम जानती हो कितने गुस्से वाले हैं। तभी वहां ठकुराइन आ जाती है। बहू, आज तुम्हारा पग फेरा है, अपने घर जाओ और शाम तक वापस आ जाना। अब तुम इस घर की बहू हो, ये घर तुम्हारा है और अब तुम्हें ही इस घर को संभालना है। जी ठीक है माँ जी। ठकुराइन सुमन को गहनों से लाद देती है। शादी के बाद सुमन पहली बार अपने मायके जाती है तो पुष्पा और किशनलाल की सुमन को देखकर मानो आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे सुमन बेटी, तुम किसी महारानी से कम नहीं दिख रही, बहुत सुंदर दिख रही है मेरी लाडली। माँ, मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ, और हाँ, मुझे ना अभी वापस भी जाना है। माँ जी ने कहा है कि जल्दी वापस आ जाना। तभी पुष्पा झूठ मूठ रोने लगती है क्योंकि उसकी नजर सुमन के गहनों पर थी। हाय राम, अब मैं क्या करूंगी, किसके सहारे जीऊंगी? अरे तुम भी चली गई और अरे क्या हुआ माँ, रो क्यों रही हो? बताओ ना क्या बात है। अब तुम इतना पूछ रही हो तो बता देती हूँ। वो तुम्हारे बाबूजी, अरे शादी के बाद तुम्हारे बाबूजी की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा उन्हें। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें कैंसर है, उनका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। क्या? बाबूजी को कैंसर? हाँ, अब मैं उनका ऑपरेशन कैसे कराऊं? मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? माँ आप चिंता न करो, मैं अपनी सासू माँ से बात करती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, वो अब हमारे रिश्तेदार हैं, उनसे पैसे मांगना ठीक ना होगा।
पर माँ, अब मैं क्या करूं? कैसे होगा बाबूजी का इलाज? वो जो तुमने गहने पहन रखे हैं ना बेटा, वो मुझे दे दो। उसे बेचकर तुम्हारे बाबूजी का ऑपरेशन करा लूंगी। और हाँ, इसके बारे में ना किसी को कुछ मत बोलना, ठीक है बेटा? अपने बाबूजी के खातिर सुमन सारे गहने अपनी माँ को दे देती है। जब वो वापस अपने ससुराल पहुंचती है तो ठाकुराइन उससे, बहू, मायके जाते वक्त मैंने तुम्हें गहने दिए थे पहनने को, वो नहीं दिखाई पड़ रहे। माँ जी, वो गहने मैंने अलमारी में संभाल कर रख दिए हैं। अच्छा, फिर ठीक है बेटा। 3-4 दिन बाद सुमन के पास उसकी माँ का फोन आता है। बेटा, बहुत दुखी हूं मैं तो दिन रात भगवान से यही दुआ करती रहती हूँ कि उठा ले मुझे। अरे माँ, तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? क्या बात है, मुझे बताओ। अब क्या बताओ, तुम्हारे बाबूजी तो बीमार रहते हैं। अब काम कौन करे, और काम नहीं तो खाना कहाँ से आएगा? माँ, तुम चिंता न करो, मैं कुछ करती हूँ। सुमन फिर फोन रख देती है। पुष्पा, ये झूठ कब तक चलेगा? एक ना एक दिन हमारा झूठ सुमन के सामने आ ही जाएगा। अब तक हम उससे और उसके ससुराल वालों से झूठ बोल बोल कर खूब पैसा ले चुके हैं और मजे से रह रहे हैं। ये बीमारी का झूठ हमारा ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। अजय, हमारी बेटी बहुत भोली है और उसके ससुराल वाले इज्जत वाले। बस अब आप ज्यादा मत सोचो और चुप रहो। वहां सुमन समीर के पास जाती है। समीर, कुछ काम था आपसे। क्या बात है सुमन, बोलो ना। मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। अरे बस इतनी सी बात, जितने पैसे चाहिए अलमारी से ले लो। सुमन को पैसे तो मिल जाते हैं, पर वो पैसे देने अपने घर नहीं जा पाती और फोन करके अपनी माँ को वहीं बुला लेती है। पुष्पा और किशनलाल सुमन के ससुराल पहुंचते हैं। किशनलाल जानबूझकर बीमार होने की एक्टिंग करता है। अब क्या लेने आए हो तुम दोनों यहाँ? लाखों रुपया तो मैं तुम्हें अब तक दे चुकी हूँ। अरे समधन जी, हम हर बार पैसे लेने ही आएंगे क्या? हम तो अपनी बेटी से मिलने आए थे। बहू, तुम्हारे माँ बाबूजी आए हैं, उनके लिए चाय पानी का इंतजाम करो। सुमन रसोई घर में चाय बनाने लग जाती है। सुमन स्टूल के ऊपर चढ़कर चीनी का डब्बा उतारती है, तभी वहां ठकुराइन आ जाती है और जोर से बोलती है। बहू, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं ऐसी हालत में ऊपर नहीं चढ़ते? तुम्हारे बच्चे को अभी कुछ हो जाता तो? ठकुराइन की आवाज सुनकर वहां समीर और ठाकुर भी आ जाते हैं। बच्चा? माँ जी, ये आप क्या बोल रही हैं? कौन सा बच्चा? किसका बच्चा? अरे तुम्हारा और समीर का बच्चा। तुम्हारी माँ ने बताया था कि तुम शादी से पहले ही समीर के बच्चे की माँ बनने वाली हो। समीर, ये सब झूठ है। माँ जी, हमने कभी कुछ गलत नहीं किया। हाँ माँ, सुमन सही बोल रही है, वो प्रेग्नेंट नहीं है। ठकुराइन को अब समझ में आ जाता है कि सुमन की माँ ने सब कुछ लालच में किया। फिर ठकुराइन सुमन को सब बता देती है और सुमन को जब ये पता चलता है तो वो गुस्से में बाहर अपने माँ बाबूजी के पास आती है। माँ, बाबूजी, तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। लालच में तुम दोनों इतने अंधे हो गए कि अपनी ही बेटी से झूठ बोलने लगे। मुझे सब कुछ पता चल गया है। झूठ बोलकर आपने मेरी शादी कराई। अब वो बेटी। निकल जाइए आप यहाँ से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। लालच ने आज आपको आपकी बेटी से हमेशा के लिए अलग कर दिया। दोनों वहां से उतरा हुआ मुंह लेकर घर लौट जाते हैं।